नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जो जंग 2024 में होनी है उसकी ललकारें अभी से सुनाई देने लगी। आम चुनाव 2.5 साल बाद होने हैं, लेकिन विपक्षी खेमों में जैसी तैयारियां दिख रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि जंग का ऐलान तो समझिए कि हो चुका। अब तो हर रोज हर मुद्दा लड़ाई का हिस्सा होगा। विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हो चुकी है। मेल मुलाकातों के दौर का पहला राउंड भी हो चुका। नीतियों रणनीतियों पर चर्चा भी हो चुकी। निश्चित ही सत्ता पक्ष की अपनी तैयारियां और नीतियां हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से राजनीति की अगस्त क्रांति का बिगुल बज चुका है। डेमोक्रेसी मस्ट गो ऑन एंड लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर एक साथ पे काम करेगा। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। यूनाइटेड इंडिया का नारा, जो नारा 2019 में ब्रिगेड पैरेड में दिया, फायदा कुछ नहीं हुआ, आगे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी जी 400 सीट से भी ज्यादा लेकर फिरा। देश के जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। खुशफहमी अगर किसी को है तो इसका तो कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन खुशफहमी के साथ साथ किसी को गलतफहमी हो जाए तो उसका तो इलाज वो जनता ही करेगी, हम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि सबसे जो देश में एक बदहाली की स्थिति है उसमें विपक्ष के सामने एजेंडा तो लोगों ने तय कर दिया, अब उस एजेंडे पे काम करना है। 19 में ये महागठबंधन बोले या जैसे भी बोले वो पूरे देश भर के लोगों ने देख लिया। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते, और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। विपक्षी अगस्त क्रांति का रोड मैप तैयार हो गया। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे काम करके। विपक्षी अगस्त क्रांति के रणनीतिकार मुस्तैद हो गए। विपक्षी अगस्त क्रांति के मोर्चों की किलेबंदी पूरी हो चुकी है। पीपल्स ऑफ द कंट्री इज हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन ममता बंदोपाध्याय दैट बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग कैरेक्टर, अनकॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड एंड लास्ट इलेक्शन नरेंद्र मोदी हैज गॉट हिज बेस्ट लेसन ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर इन 2021। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। आपकी अनुमति से मैं आज की सिफारिश संशोधित कार्य संचालन सूची इस आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी सियासी क्रांति में भूमिकाएं तय हो गई। दीदी अपना कर रहे हो, हम सब भीतर हैं बाहर। संसद से सड़क तक यलगार है। सड़क से संसद की सियासत का रास्ता भी तैयार है। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। जेलें मोदी जी छोटी पड़ जाएंगी, किसान और कांग्रेस के लोग कम नहीं। ये जो मंजर है ये चुनावी है, अक्सर चुनावों के समय ही नजर आता था। तभी ऐसी तस्वीरें देखने का देश आदी हो चला था। तभी देश ने मोर्चे, फ्रंट, अलायंस बनते देखे थे। तभी विपक्षी एकताओं के ऐसे मिलन समारोह सियासी समीकरणों के गवाह बने। लेकिन अभी जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल का आधा समय बाकी है, विपक्ष ने सियासत की अगस्त क्रांति का लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है। हम पूरी ताकत से साथ में लड़ेंगे। जनता को भी कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकाव में मत आइए। केंद्र से राज्यों तक विपक्षी अगस्त क्रांति ने नेता, नारे, नीतियों को गढ़ना शुरू कर दिया और ये संकेत भी देना शुरू कर दिया कि अभी तो ये बस झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। पॉलिटिकल पर्पस में जो अपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। केंद्र में
वह यूपी सहित देश के जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने किए हुए वादे भुलाने का काम किया है, जनता आज उनके खिलाफ खड़ी है। बंगाल में आजमाया हुआ खेला होबे का नारा इस बार ममता बनर्जी केंद्रीय सत्ता के खिलाफ दिल्ली तक ले आई। वो इस नारे को विपक्ष का राष्ट्रव्यापी नारा बनाना चाहती हैं। बीते दिनों दिल्ली में उन्होंने जिस तरह विपक्षी नेताओं का आह्वान एकजुटता के लिए किया, उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो विपक्ष की सियासी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 5 दिनों का दिल्ली दौरा खत्म करके ममता बनर्जी कोलकाता लौट गई, लेकिन अपने सहयोगियों से फिर लौटने का वादा करके गई। सभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का। आने वाले समय में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय सत्ता और विपक्ष के बीच लंबी और आक्रामक लड़ाई के संकेत जरूर दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक के आत्मविश्वास से लबरेज ममता बनर्जी ने 5 दिनों में दिल्ली से देश की राजनीति को मथ डाला। पहला फॉर्मूला वही जो बंगाल में चला। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি, ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो ये खेला फिर से चर्चाओं में आ गया। सत्ता पक्ष के खिलाफ। मैं सबके लिए तो फैसला कर नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ कि मुझे जरूर लगता है कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए। So you think for 2024 the nation should go for a change for election? This is the political question. Okay. ये आप ऐसा सवाल मुझसे न कीजिए, तो पॉलिटिशियन से कीजिए, लेकिन ये मैं जरूर महसूस करता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। आजकल हमारे देश में कुछ टेंशन ज्यादा मुझे लगता है, चाहे एक तरह पोलराइजेशन दिखता है, कुछ बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट, कहीं कहीं वायलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी शहर में राइट हुए थे कुछ दिनों पहले, ये तो बड़ी खराब बात है ना। अगर दिल्ली में ही हो जाए तो फिर क्या बचा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में नारों का बहुत महत्व होता है, लेकिन देश की राजनीति में खेला होबे का नारा ममता बनर्जी बनाम मोदी के तौर पर अधिक प्रचलित हुआ। ममता बनर्जी बंगाल जीती तो छवि संघर्ष करने वाले जनवादी नेता की बनी। विपक्ष ने तब हर्षोल्लास के साथ उन्हें सलाम भेजा था। ममता बनर्जी दिल्ली आकर इस सलाम के अर्थ को ढूंढ रही है। आह्वान विपक्षी एकता का किया और रोड मैप 2024 का दिखाया। राहुल सोनिया से लेकर केजरीवाल तक तमाम विपक्षी नेताओं से मिली और विपक्ष की अगस्त क्रांति का आगाज कर दिया। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी जी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। विपक्षी नेताओं से मिलकर ममता ये संदेश भी दे रही है कि विपक्ष की अगस्त क्रांति की अगुवा वो ही है और उनका यही संदेश टीएमसी संसद के जरिए देश की जनता के साथ पक्ष विपक्ष दोनों तक पहुंचा रही है। हर मुद्दे पर टीएमसी की सबसे ज्यादा आक्रामकता विपक्षी एकता के नेतृत्व पर सीधा दावा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। Now I am supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person who he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. He would have been the 10th name. If he had been the 10th name, there would have been a quorum and the meeting would have continued. सत्ता पक्ष की मुश्किलें पहले से ही काफी तार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष, ऐसे में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा
विपक्षी राजनीति को एक नया मोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है, तो ममता जी को स्वीकार हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि एक चेहरे पे एक होगा? विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब अगर कोई चौधराहट की लड़ाई चल रही है कि विपक्ष का चौधरी कौन है, कहीं पर जो है वो बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी की लड़ाई चल रही है, तो उसका तो हम कोई इलाज हमारे पास है नहीं। ममता के प्लान में 2024 से पहले 2022 के यूपी विधानसभा में बीजेपी के जीत के चक्र को तोड़ना शामिल है। इसके लिए उन्होंने यूपी में सपा और बसपा को एक साथ आकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। वो दूसरे राज्यों में भी विपक्ष को सहारा देकर केंद्रीय राजनीति का सियासी माहौल बनाना चाहती है। इस बीच त्रिपुरा में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ, दिल्ली में ममता की मौजूदगी और मुद्दों पर बात ने विपक्षी राजनीति में हलचल तो मचाई है, कम से कम एक उम्मीद ही जगाई है कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा समीकरण बनाना मुश्किल नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कड़ी टक्कर पेश न कर सके। विपक्षी मोर्चे पहले भी कई बार बने और बिखर गए। हर बार उनके सामने ये यक्ष प्रश्न रहा कि केंद्रीय सत्ता के खिलाफ क्रांति तो ठीक, लेकिन उस क्रांति का चेहरा कौन होगा? ये सवाल इस बार भी विपक्ष के बनते नए समीकरणों के सामने है। एक सांकेतिक दावा ममता का सामने है, बाकी विपक्ष की राय क्या है, यहां से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है इसमें व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता। असल जो विपक्ष जो है वो देश की जनता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की जनता, ये चुनाव होने जा रहा है। विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति में फिलहाल चेहरे का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। यही विश्वास विपक्षी दल भी ममता की कवायदों और अपने अनुमानित साथी सहयोगियों तक पहुंचाना चाहते हैं। 2014 के हों या 2019 के आम चुनाव में विपक्षी एकता का चेहरा कौन का सवाल आता रहा है। चेहरे के सवाल पर विपक्षी एकता भी बिखर जाती है। ममता बनर्जी भी फिलहाल चेहरे के सवाल को और बड़ा नहीं होने देना चाहती। वो नहीं चाहती कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी आक्रामकता का जो दौर शुरू हुआ है वो चेहरे के सवाल पर कमजोर पड़ जाए। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करने। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। इशारों में ममता 2024 की राजनीति में खुद की भूमिका तय कर गई है। लेकिन यहाँ ये बात भी जानना जरूरी हो जाता है कि वो जिन विपक्षी नेताओं से मिली उनमें से भी किसी ने ममता बनर्जी को अपना संयुक्त नेता घोषित नहीं किया। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराना ये मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते हैं, इसलिए यूपीए 1 बनी, इसलिए यूपीए 2 बनी। ममता की विपक्षी गोलबंदी सत्ता पक्ष के सामने आने वाले दिनों की जंग का खाका खींच रही है, तो विपक्ष ने और भी ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं जो सत्ता पक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। कोई भी कह सकता है कि इसमें क्या ये सामान्य शिष्टाचार की भेंट भी तो हो सकती है। तो जरा इस तस्वीर के किरदारों को दोबारा से देखिए और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी वाले उत्तर प्रदेश को सोचिए। 80 लोकसभा और 404 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर ध्यान दीजिए। यूपी में समाजवादी पार्टी और एनसीपी के बीच गठबंधन की बातें हो चुकी हैं। दोनों के नेता लालू से मिलने आए हैं, साथ में है यूपी से कांग्रेस के नेता। लालू की अपनी एक छवि है सपा एनसीपी के साथ लालू, और अगर ममता बनर्जी प्रचार में भी इस गठबंधन का साथ दे जाएं, तो कई असर पड़ सकते हैं। पहला, बीजेपी विरोधी वोटर्स को एक बड़ा विकल्प दिख सकता है। दूसरा, ममता बनर्जी की ब्राह्मण छवि असर डाल सकती है। तीसरा, लालू के साथ होने से मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रखा जा सकता है। विजिट हमारा पूरा काफी से विजिट है। विपक्षी एकता का जो बिगुल अभी बज रहा है उसमें 2024 से पहले राज्य स्तरीय चुनावों में बीजेपी को घेरने की रणनीति भी सुनाई दे रही है और उत्तर प्रदेश उसमें प्रमुख है, ताकि आम चुनावों में बीजेपी बुलंद नहीं पस्त हौसलों के साथ। विपक्ष की आक्रामक सियासी अगस्त क्रांति का असर मॉनसून सत्र में देखने को मिल रहा है। मुद्दों पर बहस और चर्चाओं के दौरान देखने को मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों के हंगामों में भी सुनाई दे रहा है। सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहा है। विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति अभी नहीं तो कभी नहीं के मूड में दिख रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए उठे, लेकिन विपक्ष ने जब बोलने नहीं दिया तब ये समझना मुश्किल नहीं था कि विपक्षी राजनीति नई करवट ले चुकी है। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने,
ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है, लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले ये सरकार का दायित्व होता है, लेकिन 31 जुलाई तक लोकसभा के 7 घंटे ही काम हो सका और राज्यसभा के संभावित 53 घंटों में से 11 घंटे ही काम हो सका। मॉनसून सत्र व्यर्थ जा रहा है और संसद के सदनों में सरकार घिरी हुई दिख रही है। ये कहता है कि हम किसी के किरीट सोलंकी, प्रभुदेव सोलंकी, नो प्ले कार्ड्स, नो प्ले कार्ड्स। ये सेक्रेटेरिएट should from today onwards should publish the name of the member and also issue that he has been permitted by the chair. These things should go to public. The house is adjourned to meet at 12. संसद के अंदर अगर हंगामा है तो संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार पर जमकर करारे प्रहार है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार विपक्ष को मनाने की कोशिशों में अपने मंत्रियों को आगे कर रही है, लेकिन बात बनेगी ऐसा लगता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से अपील की है कि वो अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर जनता को विपक्ष के व्यवहार के बारे में बताएं। फिलहाल देश की राजनीति के फलक पर विपक्ष जमकर प्रहार कर रहा है। आने वाले दिनों की नीतियां और रणनीतियां बना रहा है। अगस्त के महीने में विपक्ष की आक्रामकता और आक्रामक राजनीति और बढ़ेगी। 19 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है, लेकिन जिस तरह अब तक ये सत्र हंगामों में बीता है, ये भी हो सकता है कि ये समय से पहले समाप्त हो जाए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति। सरकार के प्रतिनिधि विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आक्रामकता उस पर हावी है। विपक्षी नेता अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर चौतरफा वार कर रहे हैं। सरकार जासूसी के आरोपों से लेकर असम मिजोरम संघर्ष तक विपक्ष के निशाने पर। सर जासूसी क्रांति सदन के अंदर चर्चा हो, उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है। सर सदन में हम चर्चा चाहते हैं। ये नॉन इश्यू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, ताकि पार्लियामेंट स्टॉल हो जाए, यही इनका हथियार है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानना चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है। आमतौर पर विपक्ष अपनी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं के चलते बंटा रहता था, लेकिन पेगासस जैसे मुद्दे पर एक होकर संसद में सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सरकार को घेरने के लिहाज से विपक्ष का ये फॉर्मूला आगे भी कारगर हो सकता है। कांग्रेस ने पेगासस मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 10 दल एक साथ बैठे और सरकार को घेरने की रणनीति तय हुई। हालिया कुछ वर्षों में विपक्षी दलों में इतनी सहजता कम ही देखने को मिली है। सरकार पेगासस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं मानती, लेकिन विपक्ष बिना चर्चा कराए संसद को चलने न देने पर अड़ा है। सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पे भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है?
विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच चाहता था और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करना तय किया है। थोड़ी सी दूर है बस, उधर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे, यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे, जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। 30 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। किसान आप उन लोगों को बोल रहे। धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष बेहद आक्रामक है और लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से भी कई दल मिलकर गुहार लगा चुके हैं। संसद के बाहर कई विपक्षी नेता पहले से ही किसान मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं और ये घेराव अब बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने जब से ये कहा है कि जो दल उनकी मांगों का समर्थन नहीं करेगा, किसान संगठन उसका विरोध करेंगे, तब से विपक्षी दल सरकार पर और भी अधिक हमलावर हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमारे खेतीहर समाज के लोग बैठे हुए हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माई वे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है शब्दों का। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में ये मुद्दा सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये हो सकती है कि विपक्ष को एकजुट बनाने में किसानों का मुद्दा मदद कर सकता है। माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, जो हम जान ही नहीं है कि वो मारे गए, कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के आकलन में जब ये बात केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट में दी गई कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई, तो इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर चढ़ाई कर दी। विपक्ष इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष को अब भी सांस नहीं लेने दे रहा। सत्ता पक्ष की दलीलें कम। जब वायरस परिवर्तन होके, कोविड के वायरस से परिवर्तन होके आपके शरीर के लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो स्वाभाविक है आपको ऑक्सीजन की इनटेक आवश्यकता है। वो इनटेक आपको उपलब्ध होना चाहिए। रीजन तो और भी है, बट डेथ आपका कोविड से होता है, नॉट ऑक्सीजन से नहीं। कोई ऑक्सीजन ने कारणे गुजरातમાં પણ कोई मृत्यु થયું નથી। मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूँ अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह के लिखित आंसर दे रहे हैं या ओरली दे रहे हैं, ये संदेश साफ है कि ये अभी भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है, वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। विपक्ष की सियासी अगस्त क्रांति में हर मुद्दा अब निर्णायक है, हर मुद्दा जरूरी है। असम मिजोरम विवाद भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। धीरे धीरे इस पर अभी और भी सुर उठ सकते हैं। सत्ता विरोध की सियासी क्रांति को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, कई राज्यों में कई मोर्चे खुल चुके हैं। सियासत की अगस्त क्रांति में अगस्त का महीना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्ष की योजना सत्ता पक्ष की नीतियों के विरोध का दायरा अलग अलग राज्यों तक विस्तृत करने और इस हिसाब से विपक्ष की सियासी क्रांति में अगस्त का महीने में वाम दलों ने अगस्त महीने में पेगासस जासूसी सहित कई मुद्दों पर विरोध की श्रृंखलाएं आयोजित करने की योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अगस्त महीने से ब्राह्मण सम्मेलनों की योजना बनाई है। पहला प्रबुद्ध सम्मेलन बलिया और फिर मऊ और औरैया में आयोजित किए जा सकते हैं। 5 अगस्त से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा भी शुरू करने वाली है।
बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन के रास्ते पर अगस्त में अपनी चाल और तेज करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी ने भी अगस्त में अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। शुरुआत मिर्जापुर से हो चुकी है। 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ। 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता को माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के। इसके अलावा यूपी से चुने गए 7 केंद्रीय मंत्री विधानसभा सीटों पर संपर्क यात्रा शुरू करेंगे। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के सभी नए 40 मंत्री भी यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे, जिसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्र भी कवर करेंगे। तेलंगाना में तेलंगाना कांग्रेस विरोध प्रदर्शनों के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जो 9 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेंगे। बिहार में कांग्रेस 2024 की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहती है और इसके लिए उसने अगस्त महीने को ही चुना है। अगस्त से कांग्रेस का जन संपर्क अभियान शुरू होगा और राज्य के कई इलाकों में जाकर कांग्रेस के नेता राज्य की नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के ही खिलाफ विरोध का माहौल तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष मानसून सत्र के बाद दिल्ली की ही तर्ज पर राज्य सरकार का घेराव करने की तैयारी कर चुका है। राज्यों से मिलने वाले संकेत भी साफ हैं कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष के तेवर सरकार को मुश्किलों में डालने वाले होंगे और जैसे 2022 से होते हुए 2024 का समय शुरू होगा, ये आक्रमण और भी तेज होगा। राजनीति में जहां एक एक दिन एक एक घंटे में बाजियां पलटती हैं, वहां 2.5 साल पहले शुरू हुआ विपक्षी अभियान कहां तक जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि चुनौतियां भी लगातार बदलेंगी, लेकिन देखना यह भी होगा कि ये चुनौतियां मोदी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकेंगी। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। देह ममता बनर्जी 2024 का प्लान तैयार कर रही हैं। ये मेल मुलाकातें भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं और सीटों के बंटवारे से लेकर मोर्चे के चेहरे के सामने आकर बिखरी भी हैं। जो मुश्किलें विपक्षी एकता को बरकरार रखने में तब आई थी, वो अब भी है। नोटबंदी के बाद से टीएमसी ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ममता बनर्जी ने अब नया नारा दिया है, लेकिन वो भी मोदी विरोध के केंद्र में ही है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने इसको लेकर स्पष्ट राय दी है। विपक्ष का एजेंडा सिर्फ मोदी विरोध पर आधारित नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों को मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, जिसके जरिए वो लोगों को एक बेहतर विकल्प पेश करने का भरोसा दे सके। सवाल है कि क्या विपक्ष के पास कोई साझा कार्यक्रम है, जबकि सत्ता पक्ष अपने एजेंडे के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे जनता के सामने। विपक्ष अभी भले ही ये कहे कि चेहरे का कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर कोई विपक्षी मोर्चा तैयार होता है तो चेहरे का सवाल तो रहेगा। टीएमसी और खुद ममता बनर्जी खुद को वहां देखती है। कांग्रेस और राहुल गांधी अपने साथ विपक्षी नेताओं को लाना चाहते हैं और ऐसे संकेत भी लगातार दे रहे हैं। शिवसेना कई बार शरद पवार का नाम आगे कर चुकी है, जबकि बीजेपी के पास एक सशक्त चेहरा पहले से है, नरेंद्र मोदी। असल में चेहरे का सवाल ही विपक्ष का सबसे बड़ा डर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई चेहरा घोषित होने की सूरत बने भी तो मोर्चा ही बिखर जाए। ये सवाल सबसे अहम हो जाता है क्योंकि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच तालमेल ही नहीं है। उदाहरण उत्तर प्रदेश से ही ले लीजिए। कांग्रेस और सपा एक साथ नहीं है, सपा और बसपा एक साथ नहीं, बसपा और कांग्रेस तो एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि ये तीनों ही बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं। सत्ता पक्ष के साथ कई मुश्किलें हैं तो विपक्ष का रास्ता भी आसान नहीं। वैसे तो अभी 2024 दूर है, तब तक कितने मौसम सियासत के बदलेंगे अभी से कहना। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।